हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सैम लांबा और आपका वेलकम करता हूं बायो वाले गुरुजी चैनल में। फ्रेंड्स, कोशिका जो चैप्टर चल रहा था उसमें हमने 2 क्लासें कर ली थी। आज मैं भाग 3 यानी पार्ट 3 लेकर आया हूं। तीसरे पार्ट में हम कोशिका के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कई बार डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले जल्दी से बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या है इस क्लास में। तो देखिए, सबसे पहले हम जो कोशिका यानी जो सेल है उसके बारे में कुछ इन फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। यानी जो सेल में क्या डिस्कस करने वाले हैं हम, यहाँ कोशिका का जो आमाप है यानी जो सेल का जो साइज है वो डिस्कस करेंगे। सेल साइज को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा और क्या डिस्कस करेंगे, कोशिका की आकृति यानी जो सेल का जो शेप है वो कैसा कैसा होता है ये डिस्कस करने वाले हैं। कोशिका की संख्या यानी सेल नंबर है ये भी डिस्कस करेंगे। एंड कोशिका के जो प्रकार यानी सेल के जो टाइप्स हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पादप व जंतु कोशिका यानी स्पेशली जो प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस, प्लांट एंड एनिमल सेल में अंतर पढ़ेंगे। ऐसे ही प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और मीजोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्लास में हम कुछ बेसिक डेटा पढ़ने वाले हैं। तो उन डेटास का कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जनरल क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जो कोशिका का जो टाइप है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। और ऐसे ही मीजोकैरियोटिक कोशिका और होती है, ये नाम आपने बहुत कम सुना होगा बट फिर भी इसका भी ध्यान रखना है, हम डिस्कस करेंगे। तो अब ये हमारे इस क्लास में हम वेरियस जो डेटा है यानी चाहे सेल साइज से रिलेटेड हो, यानी सेल कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी छोटी हो सकती है, ऐसे ही सेल का जो शेप है यानी सेल का जो शेप है वो कैसे है, स्पेरिकल यानी गोलाकार है या फिर कुछ और आकृति है और उसका शेप है वो पढ़ेंगे। कोशिका की संख्या यानी शरीर में कितनी संख्या हो सकती है, यानी कुछ सजीव ऐसे हैं जिनके शरीर में एक ही कोशिका होती है और कुछ में बहुत सारी होती हैं। तो इस तरीके से इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे कोशिका के प्रकार यानी पादप और जंतु कोशिका, इन प्लांट और एनिमल सेल क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। और ऐसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका यानी जो कोशिका डेवलपमेंट के बेसिस पर अलग अलग टाइप की है, ये हम अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं आपके कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो डिफरेंसेज हैं वो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोशिका का आमाप यानी कोशिका की जो साइज की बात करेंगे, सेल साइज की। तो सेल साइज में अगर बात करें तो इट वेरीज ग्रेटली, यानी सेल का जो साइज है वो क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। एक स्मॉल साइज से लेके बड़ी साइज तक हो सकती है। और जनरली जितनी भी ऑल सेल्स हैं उनका जो साइज है जनरली कितना है, 0.1 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर तक जनरल साइज है ये। 20 माइक्रोमीटर से कुछ सेल्स ग्रेटर हो सकती हैं बट दे आर एक्सेप्शन, वो बहुत कम है। और 0.1 माइक्रोमीटर वाली भी बहुत कम है, इनके बीच में होती है, यानी एक रेंज है। तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जो साइज का जो रेंज है ये होता है। अब हम यहाँ बात करें कि साहब ये जो साइज है, ये जो सेल्स हैं ये अलग अलग सेल्स हैं, वो डिफरेंट साइज के तो हैं, लेकिन सबसे छोटी कोशिका यानी अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, सबसे छोटी कोशिका स्मॉलेस्ट सेल, तो वो क्या है, माइकोप्लाज्मा। फ्रेंड्स, इसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, पूरा नेम गैलीसेप्टिकम। तो फ्रेंड्स, यहां पर ये ध्यान रखना है कि माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी कोशिका यानी स्मॉलेस्ट सेल है और इसका साइज कितना है, 0.1 माइक्रोमीटर, यानी ये जो सबसे छोटी वाली यही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये एनसीईआरटी के अंदर इसका जो साइज दे रखा है 0.3 माइक्रोमीटर, तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और स्पेशली अगर एनसीईआरटी का डेटा वहां पर मेंशन किया हो, 0.1 नहीं दे रखा हो, तो आपको 0.3 ही मानना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस तरीके से माइकोप्लाज्मा जो है ये सबसे छोटी कोशिका है। अब देखिए, जो माइकोप्लाज्मा है उसका एक स्पेशल नेम भी दिया गया है, ये आप कई जगह देखेंगे, इसको पीपीएलओ बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, पीपीएलओ। अब पीपीएलओ का जो फुल फॉर्म क्या है पीपीएलओ, तो यहां पर इसका जो फुल फॉर्म है, पहला जो पी है उसका तो मीनिंग है प्लूरो, सेकंड पी है उसका मतलब है न्यूमोनिया, लाइक ऑर्गेनिज्म,
तो ये जो PPLO इसको बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या है? माइकोप्लाज्मा को PPLO बोला जाता है ना। तो कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट सेल तो बोले PPLO, है ना। तो PPLO माइकोप्लाज्मा नाम ने देखे PPLO लिख देते हैं। तो PPLO का मतलब क्या है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब ये आप कह सकते हैं कि जो केटल्स होते हैं, सबसे पहले एक्चुअली माइकोप्लाज्मा को कहाँ फाइंड आउट किया गया? तो जो केटल्स के जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, पशुओं के जो फेफड़े होते हैं, उन फेफड़ों के बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल झिल्ली। तो उस प्लूरल झिल्ली और फेफड़े के लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी, प्लूरल गुहा। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लूरल कैविटी है उसमें सबसे पहले माइकोप्लाज्मा को फाइंड आउट किया गया, वो भी केटल्स के प्लूरल कैविटी में। तो वहां पर वो न्यूमोनिया कोज करते हैं, लंग्स में क्या कोज करते हैं? न्यूमोनिया। तो इसलिए इनका नाम पड़ गया प्लूरो न्यूमोनिया, यानी प्लूरल कैविटी में मिले वहां पर और न्यूमोनिया कोज कर रहे थे। न्यूमोनिया कोज करने जैसे ऑर्गेनिज्म थे, जैसे न्यूमोनिया तो वैसे बैक्टीरिया से होता है, बट फिर भी आप कह सकते हैं वो प्लूरल कैविटी में न्यूमोनिया कोज करने वाले ऑर्गेनिज्म जैसे ही है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। तो इस तरीके से उनके जैसे ही हैं, इसलिए इनका नेम PPLO हो गया। तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है, PPLO माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं। अब बात आती है सबसे बड़ी कोशिका की। तो साहब, सबसे बड़ी कोशिका यानी लार्जेस्ट सेल। तो यहां पर हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो कोशिका के हिसाब से बता रहे हैं, अभी ये नहीं बता रहे कि एनिमल्स में या प्लांट्स में ऐसे डिस्कस नहीं कर रहे। तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, ऑस्ट्रिच एग जिसको बोलते हैं, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग जो है उसको क्या बोलते हैं? शुतुरमुर्ग के अंडे को बोलते हैं। और ये सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट सेल है। और अब देखिए, अंडा अपने आप में एक सेल है और इसका जो साइज है वो नियर अबाउट 70 to 18 सेंटीमीटर, इतना इसका डायमीटर होता है, यानी 17 से 18 सेंटीमीटर, नियर अबाउट इतना। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा है वो एक सेल है, एक कोशिका है और सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में देखें कि जीवाणु कोशिका यानी जो बैक्टीरियल सेल है उसकी साइज कितनी होती है? भाई बैक्टीरिया तो बहुत टाइप के हैं, बैक्टीरिया मेनी टाइप के हैं। तो यहां पर बैक्टीरियल सेल का जो साइज है वो कितना होगा? तो यहां पर ये आइडियल साइज है, ये स्पेशली आपको रिमेंबर रखना है फ्रेंड्स। क्या है? 3 to 5 माइक्रोमीटर, यानी बैक्टीरिया का जो साइज है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर ही होता है। हालांकि स्मॉल हो सकता है, थोड़ा सा ग्रेटर हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया इसी रेंज में आते हैं। इसलिए ये डेटा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया का साइज का। ऐसे ही अब देखते हैं अदर कुछ सेल्स को, कि मानव का जो RBC है यानी ह्यूमन RBC, यानी ह्यूमन का जो RBC है, वो ह्यूमन का जो ब्लड होता है उसमें RBC यानी रेड ब्लड सेल्स होती हैं। तो ह्यूमन RBC का साइज कितना होता है? बोले 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 7 to 8 माइक्रोमीटर। तो फ्रेंड्स, RBC को अगर आप सामने से देखेंगे तो ऐसे दिखेगी, वर्ताकार दिख रही है, सर्कुलर दिख रही है। लेकिन साइड से जब RBC को देखेंगे तो ऐसे दिखेगी। साइड का मतलब जैसे सिक्के को है, सामने से देख रहे हैं कॉइन को तो ऐसे दिख रहा है, कॉइन को ऐसे पलट दिया तो पतला दिखता है, लेकिन यहां पर ये तो देखो ऐसा पलटने से ऐसे। तो इसका मतलब इसकी दोनों सरफेस पे से क्या है? गड्ढा है, गर्त है, डिप्रेशन है एक, है ना। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं जो RBC है उसका ये जो डायमीटर है ना, यहां से लेके यहां तक का, या फिर इसकी बात करें यहां से लेके यहां तक का, ये कितना है? ये 7 to 8 माइक्रोमीटर है। तो अब आप कह सकते हैं मानव RBC जो है वो इतनी साइज की है। ठीक है। और मानव के रक्त में ये होती है और ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, यानी ह्यूमन बॉडी की, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? RBC, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या है? स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल, और किसका? ह्यूमन बॉडी का। वैसे तो स्मॉलेस्ट क्या था? माइकोप्लाज्मा, बट यहां पर ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? RBC। अब यहां पर बात आती है सबसे लंबी यानी लॉन्गेस्ट, यानी अगर हम बात करें तो सबसे लंबी कौन सी वाली है साहब? तो सबसे लंबी यानी लॉन्गेस्ट, यहां पर हम बड़ी की बात नहीं कर रहे, लेंथ वाइज बात कर रहे हैं। धागा जो थ्रेड होता है वो पतला होता है, ज्यादा थिक नहीं होता है, लेकिन वो लंबा हो सकता है ना। तो यहां पर हम बात करेंगे सबसे लंबी की बात कर रहे हैं। तो सबसे जो लंबी है वो है मानव की तंत्रिका कोशिका, यानी ह्यूमन नर्व सेल, ह्यूमन नर्व सेल। तो फ्रेंड्स, यहां पर तो ये सारे डेटा हैं।
तो डेटा बेस्ड चीज़ों को तो हम जस्ट डायरेक्ट हमें याद रखना है, सबसे लंबी कोशिका है और इसकी लंबाई 90 to 100 सेंटीमीटर, को माइक्रोमीटर नहीं है, 90 to 100 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब हमारे सिर से लेके नीचे जो अंगूठा है वहां तक, तो इतनी हो सकती है ये, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी भी हो सकती है, हालांकि ये रेंज थोड़ा सा कम है, लेकिन एक आप कह सकते हैं एक लगभग 150 सेंटीमीटर 140 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। लेकिन ये जो है ना, ये बुक्स का डेटा है तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, कि सबसे लंबी कोशिका ये है। अब ऐसे ही एक प्लांट है, बोहेमेरिया नीविया। क्या नाम है प्लांट का नाम? बोहेमेरिया नीविया। बोहेमेरिया नीविया को रेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेमी। तो इसके अंदर कुछ फाइबर्स हैं, रेमी के तंतु, रेमी फाइबर, फाइबर ऑफ रेमी या रेमीज फाइबर, इनको क्या बोलेंगे? रेमीज फाइबर। तो ये सेल्स है स्पेशली, ये रेमीज फाइबर क्या है? कोशिकाएं हैं, और इनका जो साइज अगर बात करें तो लेंथ बात करें तो वो कितनी है? तो बोले 50 to 55 यानी 50 से 55 सेंटीमीटर है। तो रेमी के तंतु, रेमीज फाइबर यानी बोहेमेरिया नीविया, बोहेमेरिया नीविया का जो प्लांट है उसमें रेमी के तंतु, ये जो फाइबर हैं उनका लेंथ कितना है? इतना। और ये सबसे लंबी पादप कोशिका है, यानी प्लांट सेल्स सबसे लंबी, यानी लॉन्गेस्ट प्लांट सेल। अब प्लांट्स में लॉन्गेस्ट सेल, हम लार्जेस्ट की बात नहीं कर रहे, लॉन्गेस्ट की बात करें। लॉन्गेस्ट प्लांट सेल कौन सा है? वैसे ओवरऑल लॉन्गेस्ट तो हमने बोला मानव की तंत्रिका कोशिका है, अब ह्यूमन बॉडी की भी वही होगी, लेकिन प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स में भी वही होगी, लेकिन प्लांट्स की बात करें तो ये है। ऐसे ही फ्रेंड्स एक एल्गा है, एक मेराइन एल्गा, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर एल्गा है। क्या नेम क्या है? यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, मतलब एक कोशिकीय हरा शैवाल है जिसका नाम है एसीटेबुलेरिया। क्या नाम है? एसीटेबुलेरिया। तो फ्रेंड्स एसीटेबुलेरिया जो है वो एक कोशिकीय हरा शैवाल है, यानी एसीटेबुलेरिया यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, एक ही कोशिका से बना हुआ है। तो जब प्लांट्स में हम एल्गी पढ़ेंगे तब ये पूरा डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर इसका जो नेम है वो आपको ध्यान रखना है, और वो एक ग्रीन एल्गी है और एक कोशिकीय है, और उसका खुद का जो साइज है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर, यानी इतना लंबा है ये। तो इट मीन्स यहां पर आपने देखा कि ये जो है प्लांट सेल, ये वैसे देखा जाए तो लेकिन 10 सेंटीमीटर है, लेकिन ये प्लांट सेल जो है सबसे लंबी है, इसलिए इसको सबसे लंबा बोला, ठीक है ना। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। तो ये तो आप कह सकते हैं लेंथ वाइज काफी लंबे हैं, इसलिए इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, बुक्स में मेंशन रहते हैं। तो कई बार जैसे नीट जैसे में एग्जाम में तो क्वेश्चन आते नहीं है, बट जो टीचर का एग्जाम है, लैब असिस्टेंट का एग्जाम है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो जनरल स्टडीज का जो जनरल साइंस का पेपर होता है उसमें ऐसे डेटा आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पर मानव अंडाणु कोशिका की बात करेंगे, ह्यूमन ओम सेल। ओम जैसे नर में शुक्राणु या स्पर्म होता है, वैसे मादा में क्या होता है? अंडाणु होता है। तो इसकी साइज ग्रेटर देन 100 माइक्रोमीटर होती है, यानी 100 माइक्रोमीटर साइज का होता है ये, ठीक है ना। इससे भी बड़ा भी होता है, हो सकता है, लेकिन इतनी साइज इसकी होती है। तो फ्रेंड्स इसका साइज, अब आप कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर सब मानव तंत्रिका कोशिका ये तो सबसे लंबी थी, लेकिन अगर अब बात करें कोशिका के आकार की तो सबसे बड़ी कोशिका यही हो गई। वहां लेंथ वाइज है, लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी है ना, लेंथ की बात नहीं हो रही है, बड़ी की बात हो रही है। तो बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु, लेकिन ये तो फीमेल के अंदर ही होती है। ऐसे ही शुक्राणु यानी जो स्पर्म है उसकी जो लेंथ है वो है 60 माइक्रोमीटर, 60 माइक्रोमीटर लेंथ, यानी लंबाई वाइज बात कर रहे हैं। भाई ये अंडाणु तो गोलाकार होता है, इसलिए इसका तो किधर से ही नाप लो, है ना। लेकिन ये शुक्राणु जो स्पर्म है ये एक तरीके से पूंछ वाला होता है, इसकी संरचना आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो उसकी लंबाई इतनी होती है, इसकी लेंथ इतनी होती है। तो फ्रेंड्स ये जो डेटा था ये कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको पढ़ना जरूरी होता है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि पादपों में सबसे बड़ी कोशिका यानी लार्जेस्ट सेल इन प्लांट या लार्जेस्ट प्लांट सेल। अभी हमने बात किया था लॉन्गेस्ट प्लांट सेल का, कंफ्यूज मत हो ना, लॉन्गेस्ट प्लांट सेल सबसे लंबी पादप कोशिका। अब बात करेंगे सबसे बड़ी पादप कोशिका, लार्जेस्ट प्लांट सेल, और वो क्या है? साइकस का बीजांड, यानी साइकस एक प्लांट है ना, साइकस ओव्यूल उसका बीजांड है, वो क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है। साइकस एक पादप है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो साइकस का जो पादप है ये जिम्नोस्पर्म है,
और ये जिम्नोस्पर्म में हम पढ़ेंगे, पादपों में जब पढ़ेंगे ऐसे नाम, अभी आपको नहीं पता होंगे, जो फ्रेश बच्चा है उसको जनरली पता नहीं है, लेकिन साइकस का जो बीजांड होता है, बीजांड भी क्या होता है ये भी पता नहीं है, तो जब चैप्टर आएंगे इससे रिलेटेड, जनन से रिलेटेड, उस टाइम पढ़ेंगे। तो साइकस का जो बीजांड है, जिसमें बीज वो फाइनली बीज में कन्वर्ट होगा बाद में, तो वो सबसे बड़ी पादप कोशिका है। अब मानव कोशिका की जो ह्यूमन जो सेल है, बॉडी की जो सेल्स होते हैं, बॉडी की जो सेल्स हैं ह्यूमन सेल्स, उनका जनरल साइज क्या होता है 20 to 30 माइक्रोमीटर जनरल साइज, ठीक है ना, इस रेंज में होती है। अब बात करें कि सब एक कोशिकीय जीव, सब देखो सबसे बड़ा एक कोशिकीय सजीव यानी लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम बात कर रहे हैं सेल की बात नहीं कर रहे, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऑर्गेनिज्म है जो एक कोशिका से ही बना हुआ है, एक कोशिकीय सजीव है। तो बहुत सारे हैं एक ही क्यों, जैसे बैक्टीरिया भी एक कोशिकीय है, प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी सजीव आते हैं सारे एक कोशिकीय हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा, जितने भी एक कोशिकीय हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो हम बोलेंगे अमीबा प्रोटियस। जो अमीबा है ये अमीबा प्रोटियस जो है ये क्या है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय सजीव है। और देखो इसका साइज 60 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया का साइज तो 3 to 5 माइक्रोमीटर ही था, लेकिन ये एक कोशिकीय सजीव ही है ना। और इस एक कोशिकीय सजीव का जो साइज है वो इतना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर हम बात करें कि साहब जो ग्रीन एल्गा था एसिटेबुलेरिया, उसका भी तो साइज इतना ही था, उसका तो 10 सेंटीमीटर था, बहुत बड़ा था वो तो। लेकिन यहाँ पर हम एक कोशिकीय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशली जो प्रोटिस्ट हैं उनकी बात करेंगे, एल्गी जो है वो एक्सेप्शन है, तो यहाँ पर अमीबा को हम यहाँ वैल्यू देंगे। तो मानव की विभिन्न कोशिकाओं की लंबाई में अगर तुलना की जाए, कंपेयर की जाए, तो जो तंत्रिका कोशिका है यानी जो नर्व सेल है, नर्व सेल का क्या लेंथ है, देखो नर्व सेल का लेंथ हमने बताया 90 सेंटीमीटर। फिर एग सेल का 100 माइक्रोमीटर उसका डायमीटर है। फिर स्पर्म 60 माइक्रोमीटर उसकी लेंथ है। फिर किडनी सेल है वो 30 माइक्रोमीटर है। और फिर आरबीसी का इतना ही है। तो ये जो चीज है, ये जो फैक्ट हमने यहाँ शो किया है, इसका पर्पज क्या है, तो बोले फ्रेंड्स इसका पर्पज एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे, इसलिए इसको बताया है कि नर्व सेल्स, देन एग सेल, देन स्पर्म, देन किडनी एंड देन आरबीसी, ये सीक्वेंस से ऑर्डर आ सकता है, इसलिए ऐसा मेंशन किया हुआ है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने फैक्ट्स को पढ़ा है तो तब क्वेश्चन कैसे आएगा, डायरेक्ट डेटाबेस नहीं आएगा, जस्ट कंपेरेटिव साइज वाइज कंपैरिजन। तो नर्व सेल लॉन्गेस्ट, देन एग सेल, देन स्पर्म, देन किडनी सेल एंड देन आरबीसी। और बाकी जो नॉर्मल सेल हैं वो तो इसी के बीच की होती हैं। बोला कितनी होती है, 20 to 30 माइक्रोमीटर। तो फ्रेंड्स ये जो डेटा है ना, ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बिना पढ़े ऐसे बच्चों को ऐसे लगता है, जब तक इसको पढ़ते ही नहीं है ना तो ऐसे लगता है कि हमारा कोई छूट गया है, इसलिए इसको मैंने इन्वॉल्व किया है। और कॉम्पिटिशन में देखो कुछ भी आ सकता है, इसलिए हमें थोड़ा सा हर डेटा को एक बार रीड जरूर करना है, समझना जरूर है। अब चलते हैं कोशिका की आकृति यानी सेल शेप, सेल की शेप की बात करेंगे। तो सेल शेप यानी कैसे कैसे हो सकती है शेप। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर अगर बात करें तो सेल है वो घनाकार की भी हो सकती है, यानी क्यूबोइडल शेप भी हो सकती है। सेल कैसी हो सकती है, घनाकार, क्यूबोइडल शेप की हो सकती है। अब घन कैसा होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसे स्तंभाकार यानी कॉलमनर खंबे जैसी, मतलब लंबाई ज्यादा। डिस्कनुमा चक्रीकाभ यानी डिस्कॉइड शेप कैसी होती है अभी बताएंगे। गोलाकार यानी स्पेरिकल का मीनिंग गोलाकार। अनियमित मतलब इर्रेगुलर। तो इस तरीके से ये सेल के जो शेप हैं, देखिए इनके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो क्या क्या एग्जाम्पल्स आएंगे इसमें। तो हम यहां बोलेंगे घनाकार जो क्यूबोइडल है वो देखो घन के आकार की होती है, यानी जैसे घन ऐसे होता है, यानी इस तरीके से होता है ना। तो ये जो शेप है ऐसी शेप की भी, मतलब एग्जैक्ट ऐसे नहीं, बट आप कह सकते हैं ओवरऑल वो घन के शेप में होती हैं। और ऐसे स्तंभाकार का जो सेल्स हैं वो स्तंभ के जैसी, यानी कुछ इस तरीके की सेल्स होती हैं। भाई जनरली सेल जो है ना हम इसको स्पेरिकल मानते हैं, लेकिन इस तरीके की सेल भी हो सकती है।
ठीक है ना, यानी चपटी है लेकिन ऐसे लंबी है तो उसको स्तंभाकार बोल दिया। तो ये हम कहां पढ़ेंगे, ये उपकला उत्तक में पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू में डिस्कस करेंगे। जब जंतु उत्तक या पादप उत्तक पढ़ेंगे, जंतु उत्तक स्पेशली उस टाइम में पढ़ने वाले हैं इनको। तो ये तो जस्ट नेम, अभी आपको ध्यान रखना है कि जो उपकला उत्तक होती है, यानी जो हमारे शरीर में जैसे स्किन एक उपकला उत्तक है, हमारे मुख के अंदर जो माउथ में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, पतली सी जो झिल्ली है, वो भी उपकला उत्तक है। ऐसे हर अंग को बाहर से कोई कवर करके रखी, वो भी उपकला उत्तक है। तो इस तरीके से इन उत्तकों को हम बाद में पढ़ेंगे। ये यहाँ पर आपको सिर्फ ऐसे ध्यान रखना है कि कोशिका की जो आकृति हो घनाकार भी हो सकती है, स्तंभाकार भी हो सकती है। अभी यहाँ पर उत्तकों के एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ने, वो हम बाद में पढ़ने वाले। डिस्कनुमा, चक्रिकाभ, डिस्कनुमा मतलब डिस्क जैसी, तो वो है आरबीसी, चक्रिकाभ गति, ठीक है ना। डिस्कनुमा यानी इस तरीके से डिस्कोइड होती है। मैंने अभी आपको आरबीसी का फिगर बताया था, यानी सामने से देखे होंगे ऐसे, लेकिन अंदर से ऐसे डिप्रेशन होता है, ठीक है ना, इसमें अंदर से ऐसे गड्ढा बना होता है। तो फ्रेंड्स गड्ढा बना होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिस्कनुमा। इस तरीके से होती है, साइड से देखेंगे तो ये डिस्कोइड में आ गया। गोलाकार में आप कह सकते हैं मानव का जो अंडाणु है, ह्यूमन एग सेल, ह्यूमन एग सेल या ह्यूमन ओवम जो है, जिसको हम ओवम बोलते हैं, नॉट एग, ओवम, तो वो गोलाकार इन स्फेरिकल है। अनियमित, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमीबा एंड डब्ल्यूबीसी, अमीबा एंड जो डब्ल्यूबीसी है, जिसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेताणु। तो डब्ल्यूबीसी है, ये अनियमित की होती है, अमीबा की जैसी होती है, अपनी शेप को है चाहे जैसे चेंज कर सकती हैं ये, यानी ये अनियमित आकृति है, इरेगुलर आकृति की होती है। और ये जो बाहर ऐसे निकले हुए हैं इसके, इनको बोलते हैं कूटपाद यानी सूडोपोडिया, यानी झूठे पैर, सूडोपोडिया, यानी ये गायब हो जाते हैं, कभी बन जाते हैं कभी गायब हो जाते हैं। तो इसलिए इसका जो शेप है वो चेंज होता रहता है, इसलिए इसका शेप को बोला है इरेगुलर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये स्पेशली ध्यान रखना है, इरेगुलर शेप किसका होता है, चक्रिकाभ शेप किसका होता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ अनदर शेप हैं, उनको भी जान लेना जरूरी है। कुछ शेप है तर्कुरूपी, तर्कुरूपी मतलब स्पिंडल फॉर्म, स्पिंडल शेप्ड। अब ये तर्कुरूपी क्या होता है, तो बोले तर्कु का मतलब ऐसे होता है, तर्कु का मतलब ये संरचना जो है तर्कु है, इसके दोनों एंड जो है, सिरे हैं, वो तो नुकीले हैं और बीच में से मोटी है, ये तर्कुनुमा शेप होती है। और ये होती है बेटा मुलायम मांसपेशी जो है, मुलायम मांसपेशी का मतलब जो स्मूथ मसल सेल है वो। अब स्मूथ मसल सेल्स जो है वो हमारे आंतरिक अंगों में होती है, जैसे हमारी आहारनाल के अंदर है स्मूथ मसल सेल है, हर आंतरिक अंग के अंदर हृदय को छोड़ करके, तो उनमें स्मूथ मसल्स हैं, मुलायम मांसपेशियां हैं, जो हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती, अपने आप ही करती हैं, ब्रेन के कंट्रोल में ऑटोमेटिकली। तो उनका शेप ऐसा होता है, तर्कुरूपी होता है, ठीक है ना, उनको स्पिंडल शेप्ड बोलते हैं। ऐसे ही लंबी व शाखित, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, अब ये भी एक आकृति हो गई, लंबी व शाखित यानी लंबी भी है और शाखाएं भी हैं, तो वो है तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल। तो फ्रेंड्स जो नर्व सेल है, नर्व सेल वो देखो कुछ इस तरीके से होती है, यानी इसका फिगर आपने बुक्स में देखा होगा, ऐसी होती है। ये हम एक्चुअली इस स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ रहे, ऐसी होती है। तो ये क्या है, नर्व सेल है, यानी देखो लंबी भी है और शाखाएं भी निकली हुई हैं, इसकी शाखित है। ऐसे ओनली शाखित, शाखित मतलब ब्रांचिंग है इसमें खूब सारी, ब्रांच्ड। तो ब्रांच जो है उसमें क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर मतलब ऐसी जो सेल्स हैं जो कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, ये इनमें होती हैं। और बहुभुजीय यानी पोलीगोनल, पोलीगोनल बहुभुजीय। तो एडिपोसाइट जो है, एडिपोसाइट मतलब वसा उत्तक जो होता है, वसीय उत्तक की कोशिकाएं होती हैं, वो बहुभुजीय होती है, यानी इस तरीके से होती हैं, बहुत सारी भुजाएं, यानी बहुभुज जैसे होता है ना मैथ्स में पढ़ते हैं, वैसे ही पॉलीगोनल शेप होती है। तो ये तो हमें सिर्फ जानना जरूरी था, ये डेटा है जिसके बारे में एक बार पढ़ना जरूरी है, ताकि हमें ऐसे लगे कि पूरा तरीके से कंप्लीट हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कोशिका की संख्या के हिसाब से, कोशिका की बात करते हैं तो संख्या यानी नंबर ऑफ सेल्स।
नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो सबसे पहले तो मानव शरीर में बात कर लेते हैं, तो लगभग 10⁻14 इतनी कोशिकाएं होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी में कितनी सेल्स होती हैं? इतनी कोशिकाएं। ऐसे ही जो अधिकांश सजीव होते हैं, जितने भी मैक्सिमम यानी जो नियर अबाउट जो ऑल ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर आप कह सकते हैं असीमित संख्या होती है इनकी। असीमित संख्या का मतलब इनडेफिनेट, यानी काउंट नहीं कर सकते, असंख्य हैं, बहुत सारे हैं। काउंट का मतलब बहुत ज्यादा है, वेरिएबल हो सकती हैं, कम ज्यादा हो सकती हैं, कभी कम कभी ज्यादा, तो इनडेफिनेट होती है। मानव शरीर का भी एक वो आइडिया ही है ना, वो भी इसी में आता है। तो जो मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी अधिकांश जो सजीव है, मोस्ट ऑर्गेनिज्म, उनके बॉडी के अंदर क्या होता है? सेल्स का नंबर इनडेफिनेट होता है। ये ध्यान रखना है, डेफिनेट नहीं होता, इनडेफिनेट। ये क्वेश्चन बनता है कि कई बार ऐसे स्टेटमेंट आ जाता है, तो हम बात करेंगे इनडेफिनेट यानी असीमित या असंख्य कोशिकाएं होती हैं अधिकांश सजीवों में, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में। बट यहां पर एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ रहा है, और वो है रोटीफर एंड निमेटोड्स। ये रोटीफर जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, जंतु जगत पढ़ेंगे, तब आएगा। निमेटोड्स भी वहां आएगा, लेकिन निमेटोड्स को आपने नेम सुना होगा, एस्केरिस। एक वर्म होता है जो हमारे पेट में, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कर देता है, संक्रमण कर देता है, और उसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। निमेटोड, ठीक है ना। तो ये जो निमेटोड है इसमें क्या आता है? एस्केरिस एग्जांपल बता रहा हूं। इनका क्या फीचर है? इनकी बॉडी में फिक्स्ड नंबर, निश्चित संख्या होती है, डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स, डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स होती है इनकी बॉडी में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी निश्चित संख्या होती है। क्या होती है? निश्चित संख्या। कोशिकाओं की संख्या क्या होती है इनकी बॉडी में? निश्चित संख्या होती है, फिक्स्ड नंबर होते हैं। यानी अब यहां पर नंबर हमें नहीं ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स हैं वो डेफिनेट होती हैं, फिक्स होती हैं, ठीक है ना। बाकी मोस्ट ऑफ जितने भी सजीव हैं, मैक्सिमम जो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स हैं वो असीमित होते हैं, यानी इनडेफिनेट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने तो कभी जाना नहीं, कभी सोचा ही नहीं होगा इतनी कोशिकाएं होती हैं या फिर ये क्या फीचर है। तो इस तरीके से हमने देखा तरह तरह की कोशिकाएं हमारे शरीर में। तो अब यहां पर बेटा एक टर्म आता है यूटेली। यूटेली टर्म का बेसिक मीनिंग क्या है? यूटेली टर्म का बेसिक मीनिंग है सुस्थिरता, यानी ये कोशिकाओं का नंबर अगर शरीर में फिक्स हो, डेफिनेट हो, निश्चित नंबर हो, तो उसको बोलते हैं यूटेली, सुस्थिरता। और ये पाई जाती है एस्केरिस में। तो एस्केरिस जो एनिमल है ना, उसमें सुस्थिरता पाई जाती है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, सुस्थिरता। यूटेली इज फाउंड इन, यूटेली का मीनिंग तो पता है, नंबर ऑफ कोशिकाएं, नंबर ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं की संख्या उसके शरीर में फिक्स है। एग्जाम्पल यहां पर यूटेली आ गया। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे, यहां पर दो फैक्ट हैं, ये ध्यान रखना है। जो सूक्ष्मदर्शी है यानी जो माइक्रोस्कोप है, वो हम नेम सुनते हैं कि साहब माइक्रोस्कोप से जो वैज्ञानिक होते हैं वो देखते हैं कोशिकाओं को, और हर जगह मतलब माइक्रोस्कोप लेबोरेटरी में काम आता ही है। तो कोशिकाओं को देखते, माइक्रोस्कोप के दो टाइप के नाम सुने होंगे आपने, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये आपने नेम सुने होंगे। हमारे यहां पर इनका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट आपको एक डेटा के बेसिस पे यानी एक स्पेशल डेटा देने के चक्कर में ये मैंने आपको बता रहा हूं आपको कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसका आवर्धन क्षमता कितना होता है। आवर्धन क्षमता का मतलब मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाई पावर, मैग्निफिकेशन जो पावर है, मैग्नीफाइंग पावर है वो, यानी मैग्निफिकेशन कितना होता है इसका, यानी किसी चीज को कितना बड़ा करके देख सकता है। तो 300 to 1500 टाइम्स। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा था, उन्होंने खुद ने बनाया। उसके बाद में लेवेनहॉक ने, उन्होंने सब आगे मतलब माइक्रोस्कोप यूज किया और पता चला उनको, आगे साइंटिस्ट ने कोशिका को देखा माइक्रोस्कोप से, लेकिन वो इतना ही बड़ा करके देख पा रहे थे, 300 to 1500 टाइम्स, यानी 300 से 1500 गुना बड़ा करके ही देख पा रहे थे सूक्ष्मदर्शी से, इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। बट इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आने के बाद में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद में कोशिका को अंदर से देखना बड़ा आसान हो गया, कोशिकाओं को भी देखना आसान हो गया, और
इसकी आवर्धन क्षमता देखना आसान क्यों हो गया, क्योंकि इसका जो मैग्निफिकेशन है, इसकी जो आवर्धन क्षमता है वो काफी ज्यादा है, हमारी सोच से भी ज्यादा है, 1,00,000 गुना। किसी भी ऑब्जेक्ट को 1,00,000 गुना यानी 1,00,000 टाइम्स बड़ा करके देखा जा सकता है इससे। तो आप सोच सकते हो कोशिका को हम आसानी से देख सकते हैं, इससे बहुत आसानी से अंदर भी झांक सकते हैं, अंदर कोशिकांगों को भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है कोशिका के अंदर आगे स्टडीज को करने में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद में ही ये कोशिका के बारे में सब कुछ पता चला। तो अब कोशिका क्या होती है उसके अंदर झांक के देखा तो पता चला कि कुछ सजीवों में जैसे जंतु कोशिकाओं में अलग टाइप की कोशिका है, पादपों में अलग टाइप की कोशिका है, ठीक है ना, या फिर जीवाणु की कोशिकाएं कुछ अलग ही है और बाकी जितने भी सजीव हैं पादप जंतु उनकी कोशिकाएं कुछ अलग ही है। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद में ये पता चला। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इनको पढ़ेंगे कि साहब ये जो कोशिकाएं हैं पादप और जंतु कोशिका, ऐसे ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, ये क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, क्योंकि वहां से काफी बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं रहते हैं, तो वो क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। तो जल्दी से बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि आप जैसे बच्चों को फ्री में ऐसी क्लासेस मिलती रहे। फ्रेंड्स तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।